अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है। आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में पढ़ने से पहले कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमने एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ना क्यों और ये क्यों पढ़ना ज़रूरी हो, ये है क्या चीज़। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम हो रहा होता है, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, कोई भी काम हो उसमें हमारी बॉडी का सिर्फ एक पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। बहुत सारे पार्ट जो होते हैं वो उस टास्क को मिलकर परफॉर्म करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पानी पीने की, जब हम लोग पानी पीते हैं तो सिर्फ हमारे बॉडी का एक पार्ट जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, कितने सारे पार्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इमेजिन करें आप पानी पी रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने हाथ से गिलास को उठाएंगे, आपके हाथ इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद आप आंखों से पानी को देखेंगे, आप उसकी स्मेल करेंगे, किससे करेंगे, नोज़ से करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको अपने माउथ के पास लेकर जाएंगे, मुंह के पास लेकर जाएंगे, उस पानी को पी लेंगे और फिर जैसे ही पानी पी लेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, इनवॉलेंट्री एक्शंस शुरू हो जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो बॉडी के मिलकर काम करें, इस चीज़ को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन, जिसमें बहुत सारे चीज़ें जो हैं, बहुत सारे हिस्से जो हैं वो मिलकर आपस में एक टास्क को परफॉर्म करती हैं, उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट मैनर। अब हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ये होती है नर्वस सिस्टम के थ्रू, जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो होती है किसके, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। अब ये जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम को हम ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं, बहुत डिटेल में हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ लिया। आज से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है, नर्वस कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान में क्या डिफरेंस है, और नर्वस सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है। जब हम लोग कह रहे हैं कि दोनों ही कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो फिर क्या क्या कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा ना इनके दरमियान में। देखिए, जो नर्वस सिस्टम होता है वो, या फिर जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो शो क्विक रिस्पॉन्स, उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है, यानी कि तेज़ी से होता है, बट लेकिन शॉर्ट टर्म, थोड़े से अरसे के लिए होता है। जल्दी जल्दी होता है नर्वस सिस्टम का या नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्स होता है, लेकिन वो क्या होता है, छोटे समय के लिए होता है, यानी कि थोड़े से अरसे के लिए होता है। जबकि अगर हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होता है वो लेट रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स लेट होता है बट लॉन्ग टर्म, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होता है। यही डिफरेंस होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के दरमियान में। अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करें कि इसके मेन प्लेयर कौन होते हैं, तो इसके मेन प्लेयर होते हैं न्यूरॉन्स। बहुत डिटेल में न्यूरॉन्स को डिस्कस किया, स्ट्रक्चर भी, टाइप्स भी, सारा कुछ पढ़ा। नर्वस सिस्टम का जो मेन प्लेयर होता है ना, जो मेन काम होता है वो किसका होता है, वो न्यूरॉन्स का ही होता है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम के जो मेन प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं हार्मोन्स। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो डिपेंड ही पूरे का पूरा हार्मोन्स के ऊपर कर रहा होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो भी एक्टिविटी शो करेगा वो किसके थ्रू करेगा, वो हार्मोन्स के थ्रू करेगा। अब हार्मोन्स और न्यूरॉन्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स सेल्स हैं, ये बिल्कुल जिस तरह के बॉडी के दूसरे सेल्स होते हैं वैसे ही सेल्स होते हैं, यानी कि इनके पास सारी की सारी अपनी ऑर्गेनेलीज होती हैं। हर टाइप के इनके पास ऑर्गेनेलीज होती हैं और इनकी टाइप्स भी डिफरेंट होती हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं और डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को। जबकि जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स वो हैं, हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स केमिकल्स हैं। हार्मोन्स याद रखिएगा, हार्मोन्स सेल्स नहीं है, हार्मोन्स केमिकल्स हैं जो कि एक्ट कर रहे होते हैं एज अ केमिकल मैसेंजर। ये एक मैसेंजर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ये क्या करेंगे, बॉडी के एक पार्ट से मैसेज को रिसीव करेंगे और फिर उस मैसेज को किसी दूसरे पार्ट की तरफ लेकर जाएंगे। जबकि जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स सेल्स हैं, ये इनके पास अपनी ऑर्गेनेलीज होती हैं, अपना सारे का सारा इनका एक शेप होती है, जबकि हार्मोन्स की ऐसी कोई शेप नहीं होती है। ठीक है,
हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। एक सेल जो होता है वो इन्हें रिलीज़ करता है, जबकि दूसरा सेल जो है वो रिसीव करता है। यानी कि एक सेल जो है वो इन्हें रिलीज़ करेगा, मैसेज देकर भेजेगा, और जो दूसरा सेल है वो इसके क्या करेगा, उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट शो करेंगे। जिस तरह का ये मैसेज लेकर जाएंगे उसी तरह का आगे से वो जो सेल रिसीव करने वाला सेल है वो क्या करेगा, इफ़ेक्ट शो करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम के जो मेन प्लेयर होते हैं वो होते हैं हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम जो वर्किंग करता है वो हार्मोन्स के थ्रू करते हैं, और हार्मोन्स जो हैं वो क्या है, हमारे पास केमिकल्स है। अब हार्मोन्स अगर केमिकल्स हैं तो डेफिनेटली इन्हें कोई ना कोई बॉडी का पार्ट्स यानी कि बॉडी का सेल या टिश्यू जो है वो इन्हें रिलीज़ करेगा। तो वो बॉडी के सेल्स या फिर टिश्यू जो इन्हें हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन, उन्हें बोलते हैं ग्लैंड्स। अब यहाँ पर मैंने वर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड्स यूज़ किया। पहले ग्लैंड को समझ लेते हैं, फिर हम लोग जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ। देखिए ग्लैंड्स क्या होते हैं? कोई भी बॉडी का सेल या टिश्यू, एनी सेल और टिश्यू विच इज सिक्रीट्स समथिंग, बॉडी के वो कोई भी टिश्यू या सेल जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं या उनके सिक्रेटिंग नेचर होते हैं, उन्हें बोलते हैं कि उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ग्लैंड्स। अब बॉडी के अंदर याद रखिएगा 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये, इनके पास एक डक्ट होती है, यानी कि ये जो भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, सिक्रेट करते हैं, वो अपना जो प्रोडक्ट सिक्रेट करते हैं किसी दूसरे सेल तक पहुंचाते हैं। वो किसके थ्रू वो पहुंचाते हैं डक्ट्स। और इनकी एक्सोक्राइन की मेनली जो सिक्रेशंस होती हैं वो होती हैं इंजाइम नेचर की होती है, यानी कि वो इंजाइम्स होते हैं। तो ये प्रॉपरली अपना इनका एक अपना पाथवे होता है, यानी कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनके पास एक अपना चैनल, अपना पाथवे, अपना रास्ता होता है। वो रास्ता क्या होता है, वो होता है डक्ट। डक्ट क्या होता है, ट्यूब होता है। जबकि अगर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी कि इनका अपना कोई डक्ट नहीं होती, इनकी अपनी कोई डक्ट नहीं होती, इनका कोई अपना रास्ता नहीं होता, बल्कि ये क्या करते हैं, ये जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी अगर नेचर की बात की जाए तो वो क्या होते हैं, वो कहलाते हैं हार्मोन्स। इसको मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड, बॉडी में बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये गॉल ब्लैडर है। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये बाइल की प्रोडक्शन करता है, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो है वो एक बाइल है। अब बाइल की जो ये प्रोडक्शन करता है, वो उसकी प्रोडक्शन बाइल की जो होती है वो गॉल ब्लैडर के अंदर होती है, लेकिन जो रिलीज़ करता है वो इसको कहाँ पर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, उसके अंदर। अब गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर एक बाइल डक्ट के थ्रू अपना जो बाइल होता है उसको ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ करेगा। यहाँ पर ये देखें, यहाँ से बाइल डक्ट स्टार्ट हो रही है, डक्ट क्या, ट्यूब या रास्ता, ये ट्यूब यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से स्टार्ट होते कहाँ पर आ रही है, ड्यूडेनम पर, यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर आके ये इसको क्या कर देगी, बाइल को रिलीज़ कर देगी। इसी वजह से कहा जाता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास जो होती है वो अपनी डक्ट होती है, उस डक्ट के थ्रू ये जो अपना सिक्रेशन होता है उसको किसी दूसरे बॉडी के पार्ट तक पहुँचाते। इसी तरह अगर हम लोग पेंक्रियाटिक डक्ट की बात करें, पेंक्रियाटिक डक्ट क्या होती है, नाम ही हमें बता रहा है, ये वो डक्ट होगी जो पेंक्रियाज से रिलीज़ होगी। ये हमारे पास पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज क्या करता है, पेंक्रियाज अपनी पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, ये ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, इस पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू अपना जितना भी सिक्रीशन होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ करता है। अब पेंक्रियाज जो होता है वो डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज को पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देता है। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, इन्हें कहा जाता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास एक अपना डक्ट होता है और ये उसी डक्ट को यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। जबकि अगर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, इनका कोई अपना एक प्रॉपर चैनल नहीं होता, एक अपना रास्ता नहीं होता, बल्कि ये क्या करते हैं, ये जो अपनी सिक्रेशंस होती हैं, यहाँ पर देखें ये एक सिक्रेटिंग सेल है,
इस सिक्रेटिंग सेल्स ने अपने हार्मोन्स बनाए। ये पर्पल कलर के आपको हार्मोन नज़र आ रहे हैं। ये हार्मोन्स को क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज़ कर देंगे, ब्लड में रिलीज़ कर देंगे। और फिर ये जो ब्लड है इन हार्मोन्स को पूरी बॉडी के अंदर लेकर जाएगा और पूरी बॉडी में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ब्लड जो है वो तो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, तो क्या हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी के हर सेल्स के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं? होना तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि ब्लड जो है वो बॉडी के हर पार्ट, हर सेल, हर टिश्यू के पास पहुंचता है। तो उनके अंदर जो हार्मोन्स प्रेजेंट है वो भी बॉडी के डेफिनेटली हर पार्ट, हर सेल के पास पहुंचेंगे। जाते वो हर जगह ही हैं, लेकिन वो हर सेल के ऊपर अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखें, जो हार्मोन्स होते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर ही अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं, जिन्हें कहा जाता है टारगेट सेल। अब टारगेट सेल्स और नॉन टारगेट सेल के अंदर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर दो तरह के सेल हैं। यहाँ पर मैं इसको नंबर 1 दे देती हूँ और ये जो है वो नंबर 2 है। अब जो हार्मोन है वो ब्लड के थ्रू नंबर 1 के पास भी पहुंचा, नंबर 2 के पास भी पहुंचा, लेकिन नंबर 1 के ऊपर हार्मोन ने अपना इफ़ेक्ट शो नहीं किया, जबकि नंबर 2 के ऊपर हार्मोन्स ने अपना इफ़ेक्ट शो किया। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। स्पेसिफिसिटी इनकी कौन डिटरमिन करता है? वो डिटरमिन करते हैं उस सेल के ऊपर प्रेजेंट उनके रिसेप्टर। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? खास तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिनके साथ हार्मोन्स जो होते हैं वह बाइंड करते हैं। नंबर 1 के ऊपर जो था उसने अपना इफ़ेक्ट क्यों नहीं शो किया? क्योंकि नंबर 1 के ऊपर जो हार्मोन ब्लड के अंदर इस सेल तक पहुँचे हैं उनके रिसेप्टर नंबर 1 सेल के ऊपर प्रेजेंट नहीं थे। नंबर 2 के ऊपर उसने इफ़ेक्ट इसलिए शो किया क्योंकि नंबर 2 सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट थे वो बिल्कुल कैसे थे, वो किस के साथ स्पेसिफिक थे, वो किसके लिए? वो हार्मोन के लिए स्पेसिफिक थे, इसलिए हार्मोन जो है वो इनके साथ जाके बाइंड हुआ और इस तरह से उसने अपना इफ़ेक्ट शो कर दिया। अब जो भी मैसेज जो है वो हार्मोन लेकर आए हैं इस इस हार्मोन के थ्रू आया है, वो क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग ही नंबर 2 सेल जो है वो अपना रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा। अगर हम लोग एग्जांपल देख लें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, कौन कौन सी एग्जांपल्स पाई जाती हैं बॉडी के अंदर? बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड्स। ये अपनी डक्ट के थ्रू अपनी जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं उन्हें रिलीज़ करती है। जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। इन सब ग्लैंड्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अब इन्हीं के ऊपर हम लोगों ने अपकमिंग जितने भी लेक्चर्स होंगे वो इन्हीं के ऊपर होंगे और इन्हीं के हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो किसी दूसरे सेल के ऊपर या ग्लैंड के ऊपर या फिर टिश्यू के ऊपर, ऑर्गन के ऊपर किस तरह का इफेक्ट शो करते हैं, और अगर इन ग्लैंड्स के अंदर किसी भी टाइप की चेंज, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उससे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। इन सब चीज़ों को हम लोग हमारे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर 1 बाय 1 कवर करेंगे। अब हम लोग इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हार्मोन्स की जो है डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि हार्मोन हमारा पास होती क्या चीज़ है। एक्चुअल में हार्मोन्स जो हैं वो हमारे पास नॉन न्यूट्रेंट केमिकल मैसेंजर है। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है नॉन न्यूट्रेंट। नॉन न्यूट्रेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, हार्मोन्स जो होते हैं वो किसी भी फूड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि हम लोग दाल चावल रोटी या फ्रूट वगैरह कुछ भी इनटेक करें, उसको खाएं तो उसके थ्रू हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाए। इस तरह से नहीं होता, बल्कि क्या होता है, हार्मोन्स को हमारी अपनी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज करवाते हैं। उसके साथ साथ जो हार्मोन्स होते हैं वो नॉन न्यूट्रेंट वैल्यू रखते हैं। नॉन न्यूट्रेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि यानी कि ये हमें किसी भी टाइप की एनर्जी जो होती है वो प्रोवाइड नहीं करते। यानी कि इनसे किसी भी टाइप का ऐसा नहीं होता अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, यानी कि हमारी एनर्जी कम हो रही है, तो हम लोग फ़ौरन से हार्मोन्स को ब्रेक करें, हमारी बॉडी जो है हार्मोन्स को ब्रेक करेगी और उससे हमें जो है वो एनर्जी मिल जाएगी। इस तरह से नहीं होता, इसीलिए टर्म यूज़ हुई कि हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रेंट
केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये सिर्फ केमिकल्स होते हैं जो कि मैसेंजर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। एक जगह से एक सेल का जो मैसेज होता है उसको दूसरे सेल के पास ले जाते हैं। उसके साथ साथ ये जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं इन अ ट्रेस अमाउंट। ये बहुत ट्रेस यानी कि बहुत छोटी अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और ये बहुत छोटी अमाउंट में ही रिलीज़ होते हैं और अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होंगे तो वो तभी जाके अपना इफ़ेक्ट शो करेंगे, नहीं, बस छोटी सी मामूली सी जो इनकी क्वांटिटी होती है वो भी अपना इफ़ेक्ट शो करने के लिए बहुत ज़्यादा होती है। बस ये है कि जो सेल हैं उनके ऊपर इनके रिसेप्टर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट हो। जिस सेल के ऊपर इनके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उन्हें टारगेट सेल्स कहा जाता है और ये टारगेट सेल्स के पास जाते हैं, रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और वहाँ पर अपनी वर्किंग जो होती है, वहाँ पर जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं उसको जनरेट करवाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी बॉडी के ऐसे बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जो ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब ये होता है कि वो दोनों तरह के यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो बॉडी ऑर्गन्स जो दोनों तरह के यानी कि एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, इस टाइप के जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए टर्म यूज़ होती है, वो होती है मिक्स ग्लैंड। अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करते हैं थ्रू डक्ट, यानी कि एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर अपनी जो इनके अंदर प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट रिलीज़ कर रहे हैं अगर उसको डक्ट के थ्रू रिलीज़ करवाएंगे तो तब वो क्या करेंगे, वो एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और अगर वो डायरेक्टली अपने जो प्रोडक्ट है उन्हें ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देंगे तब वो क्या करेंगे, एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कौन कौन से बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जो कि मिक्स ग्लैंड के तौर पर काम कर रहे होते हैं? सबसे पहले एग्जाम्पल आ जाती है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या करते हैं, पीछे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखी कि पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इंपॉर्टेंट जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं माइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, उनको पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ कर देगा। उसके अलावा ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन, स्मेटोस्टेटिन, इनको डायरेक्टली क्या करेगा, इनको डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देगा। तो पेंक्रियाज जो है वो एग्जाम्पल है मिक्स ग्लैंड की। उसके अलावा ओवरीज एंड टेस्टिस जो हैं ये भी एग्जाम्पल है हमारे पास किसकी, मिक्स ग्लैंड्स की। ये भी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ओवरीज और टेस्टिस जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, तो ये भी दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, मिक्स ग्लैंड है। अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि पेंक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन है तभी आपने टिक मार्क कर देना है, और अगर एंडोक्राइन का आ जाता है ऑप्शन तब भी टिक कर देना, और अगर आता है कि बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन तब तो ऑप्शन सी ही आपका राइट होगा। इसी तरह ओवरीज और टेस्टिस के लिए भी बोथ ऑप्शन आपके राइट होंगे। अब डिस्कस करते हैं सेकेंडरी और नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकेंडरी और नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या मतलब है, देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी वो होते हैं जिनका जो फंक्शन ही होता है वो क्या होता है, वो उनका फंक्शन ही हार्मोन्स प्रोड्यूस करने होता है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे एग्जांपल्स पढ़ी, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड और पैराथायरॉयड, उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या हैं, ये आपके पास ये प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इनका मकसद ये है कि इन्होंने सिक्रेशन करना है, इन्होंने हार्मोन्स रिलीज़ करना है। जबकि हमारे पास कुछ बॉडी के पार्ट ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते, वो अपना एक ख़ास तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं बॉडी का, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो हार्मोन्स को भी रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे जो बॉडी के ऑर्गन्स या फिर टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिन्हें क्लासीफाई तो नहीं किया जाता कि वो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन उसके साथ वो क्या करते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। हाइपोथैलेमस हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ा है कि ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो कि डाइनसेफेलोन की बेस बनाता है, यानी कि उसकी ज़मीन के तौर पर एक्ट कर रहा होता है।
लेकिन उसके अलावा ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, थाइमस। थाइमस जो होता है, थाइमस का काम ये नहीं होता, लेकिन ये फिर भी थाइमस एक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। टी सेल्स की जितनी भी एक्टिवेशन वगैरह होती है वो कहाँ पर होती है, थाइमस के अंदर होती है। थाइमस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी इम्यून ऑर्गन है, लेकिन उसके अलावा ये क्या करता है, थाइमस इंपॉर्टेंट हार्मोन जैसे थाइमोपोइटिन रिलीज करता है। लिवर जो है, लिवर का एक अपना काम है, लेकिन लिवर जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज कर रहा होता है, जैसे कि आईजीएफ, इंसुलिन लाइन ग्रोथ हार्मोन, टीएचपीओ, थ्रोम्बोपोइटिन ये रिलीज करता है। उसके अलावा स्टमक जो है, स्टमक भी बहुत से इंपॉर्टेंट हार्मोन जैसे कि गैस्ट्रीन, गैरलिन, हिस्टामीन, स्मेटोस्टेटिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। किडनी है, किडनी एक अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट हार्मोन जैसे रेनिन, अरिथ्रोपोइटिन ये रिलीज करती है। ओवरी और प्लेसेंटा जो है ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करते हैं। टेस्टिस इसी तरह एंड्रोजन रिलीज कर रहे होते हैं इंपॉर्टेंट हार्मोन। यूट्रस जो होता है प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो होते हैं ये रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास क्या है, सेकेंडरी या फिर इन्हें नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, यानी कि जिनका मेन फंक्शंस जो होता है, जो इनका सिर्फ और सिर्फ काम हार्मोन्स प्रोड्यूस करना नहीं होता, वो ग्लैंड्स जिनका काम, बॉडी के पार्ट जिनका काम सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स रिलीज करना होता है, उन्हें प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। जबकि वो दूसरे काम भी कर रहे होते हैं। हार्ट, हार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, वो हार्ट का काम जो होता है वो हार्मोन प्रोड्यूस करना नहीं होता। हार्ट क्या करता है, वो ब्लड सर्कुलेट करता है, वो एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन उसके साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन भी रिलीज़ कर रहा होता है। तो ऐसे ऑर्गन जो अपना फंक्शन तो परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। उस टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी या फिर नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस, थाइमस, स्किन, हार्ट, एडिपोज टिश्यू, प्लेसेंटा, ओवरीज, टेस्टिस, किडनीज, स्टमक, पेंक्रियाज ये सारे के सारे वो ऑर्गन है जो कि अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन तो परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। अब केमिकल नेचर की बात करते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं उनकी केमिकल नेचर किस टाइप की होती है। हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, दूसरे होते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, और तीसरी क्लास होती है वो होती है स्टेरॉयड हार्मोन्स। अब यहाँ पर देखें पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, ये क्या होते हैं, ये अमाइनो एसिड पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड के मिलकर बने होते हैं। पेप्टाइड्स हो या प्रोटीन्स हो वो अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनी होती है। अब आप लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पेप्टाइड में और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, हमने ये क्यों कहा, दरमियान में ये जो एंड यूज़ हुआ है ये क्यों हुआ है। अब ज़ाहिरी बात है जो प्रोटीन्स होती हैं वो पॉलीपेप्टाइड ही होती हैं। बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो वो एक पेप्टाइड की चेन बनाते हैं। अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो वो जो चेन बनती है उसको पेप्टाइड कहा जाता है। और पेप्टाइड की एक बहुत लंबी चेन जो होती है, पॉलीपेप्टाइड जो होती हैं, उन्हीं को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जब हम लोग हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो फिर हम लोगों ने एंड का वर्ड क्यों यूज़ किया, हम लोग सिर्फ यही भी तो कह सकते थे ना, प्रोटीन हार्मोन्स या फिर पेप्टाइड हार्मोन्स। देखिए यहाँ पर मेरी बात सुने, पेप्टाइड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड की क्वांटिटी का है, यानी कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड का है। अगर तो अमाइनो एसिड की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो कितनी, वो 50 से कम हो गई, यानी कि 3 से लेकर 49 तक अमाइनो एसिड अगर किसी हार्मोन के अंदर प्रेजेंट है तो उस टाइप के हार्मोन को कहा जाता है पेप्टाइड हार्मोन। दोज हार्मोन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल चेन ऑफ अमाइनो एसिड, वो हार्मोन जो कि स्मॉल चेन अमाइनो एसिड के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, कितने अमाइनो एसिड, 50 से कम, तो उन्हें कहा जाता है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं पेप्टाइड हार्मोन। इसी तरह वो हार्मोन जिनके अंदर अमाइनो एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है, अमाइनो एसिड के जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, उस टाइप के हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्रोटीन हार्मोन्स कहलाते हैं। यानी कि अगर 50 से ज़्यादा
कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 अमाइनो एसिड की एक लॉन्ग चेन होगी हार्मोन्स के अंदर, तो वो हार्मोन्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? वो हार्मोन्स हमारे पास कहलाते हैं प्रोटीन हार्मोन। और अगर अमाइनो एसिड की जो नंबर है वो 50 से कम होगा तो उस टाइप का जो हार्मोन है वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पेप्टाइड हार्मोन। बने दोनों ही अमाइनो एसिड्स के होते हैं। अगर हम लोग पेप्टाइड हार्मोन के एग्जांपल की बात करें कि पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन आ जाता है कि एंटी डाययूरेटिक जिसे एडीएच भी कहा जाता है, ये हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन है या प्रोटीन हार्मोन है? तो याद रखिएगा वो पेप्टाइड हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन भी पेप्टाइड हार्मोन है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर, दोनों के अंदर, एडीएच के अंदर, ऑक्सीटोसिन के अंदर जो नंबर होता है अमाइनो एसिड का वो 50 से कम होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है पेप्टाइड हार्मोन। इसी तरह अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें प्रोटीन हार्मोन की, तो इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, ये क्या है? ये हमारे पास है प्रोटीन हार्मोन। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अमाइनो एसिड की जो नंबर होता है वो 50 से ज़्यादा होता है और 200 तक होता है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स को हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन को। स्टीरॉयड हार्मोन हमें इनका नाम ही इनकी नेचर के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि डेरिवेटिव होते हैं। किसके डेरिवेटिव होते हैं? कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं। इन्हें कैसे ऑब्टेन किया जाता है? इन्हें ऑब्टेन किया जाता है बाय द एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल है, लिपिड की ही एक मॉलिक्यूल है, लिपिड ही है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, जब उसकी एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है तो उससे हमें क्या मिलते हैं? उनसे हमें मिलते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सी एग्जाम्पल है। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, कॉर्टिसोल, इन्हें स्क्रीट कौन करता है? इन्हें स्क्रीट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये हमारे पास एक ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड होता है, उसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, वो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, जिनकी नेचर क्या है? उनकी नेचर होती है स्टीरॉयड हार्मोन। इसी तरह ओवरीज जो हैं, ओवरीज जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, इनकी नेचर भी स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। ये भी इनकी नेचर भी जो होती है वो स्टीरॉयड होती है, वो भी कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं। इस तरह टेस्टिस जो हैं, टेस्टिस रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन, वो भी एक स्टीरॉयड हार्मोन है। प्लेसेंटा भी रिलीज करता है हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर रहा होता है रिलीज, तो वो भी क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन। अब यहाँ पर एक बात को ज़रा और करें, इन सब के लास्ट में एक चीज़ कॉमन आ रही है, यानी कि मिलते जुलते वर्ड आ रहे हैं। एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, जिन जिन के, याद रखिएगा, जिन जिन हार्मोन के लास्ट में ऑन आता है ना, वो सारे के सारे आपके पास क्या है? वो सारे के सारे क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन। जैसे एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे आपके पास क्या है? ये आपके पास है स्टेरॉयड हार्मोन, जो कि कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं। कोलेस्ट्रॉल में एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है तो तब हमें स्टेरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो हासिल होते हैं। अब डिस्कस करते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। जैसे कि इनका नाम ही बता रहा है, ये क्या होते हैं? ये डेरिवेटिव होते हैं किसके? अमाइनो एसिड के। ये किस तरह से ऑब्टेन किए जाते हैं? जब किसी भी अमाइनो एसिड की एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होती है, उसके एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन के रिजल्ट में हमें जो हार्मोन्स मिलते हैं वो हमारे पास हार्मोन कौन से होते हैं? उन्हें कहा जाता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से होती हैं। एक हमारे पास ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड, जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन को कहा जाता है मेलाटोनिन हार्मोन। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन किस तरह से ड्राइव होता है? जब भी ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफान, जब भी उसकी एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होती है तो उसके रिजल्ट में जो हमें हार्मोन मिलता है वो हमारे पास हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है मेलाटोनिन हार्मोन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, एक और ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। बाहर वाला जो होता है वो कॉर्टेक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वो क्या करते हैं? वो स्टीरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है, जबकि एड्रीनल ही ग्लैंड का जो अंदर वाला हिस्सा होता है जिसे मेडोला कहा जाता है,
वो भी एक 2 तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, एक होता है एपिनेफ्रिन और दूसरा होता है नॉरएपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो होते हैं ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होते हैं। ये किस तरह से ड्राइव होते हैं, जब भी टायरोसिन अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड है, टायरोसिन अमीनो एसिड की एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होती है, तो उसके रिजल्ट में जो हमें मिलते हैं हार्मोन्स वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एक और ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये भी हार्मोन रिलीज करता है, ये करता है थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से ड्राइव होते हैं, ये भी टायरोसिन अमीनो एसिड की मॉडिफिकेशन से ही हमें मिलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। देखिए ये हमारे पास एक हार्मोन है टायरोसिन हार्मोन, ठीक है, ये हमारे पास इसका केमिकल फार्मूला है टायरोसिन हार्मोन का, टायरोसिन अमीनो एसिड का। इस टायरोसिन अमीनो एसिड की जब हाइड्रोक्सिलेशन होती है तो उससे हमें एक और केमिकल मिलता है जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन। डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन इसे क्यों कहा जाता है, देखिए डाई का मतलब होता है दो, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाते हैं, ठीक है। टायरोसिन में बस एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है, डिफरेंस सिर्फ टायरोसिन में और डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन में बस यही है कि वहाँ पर टायरोसिन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पर 2 होते हैं, बाकी सारे का सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन होती है इसकी होती है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि यानी कि इसमें से इसका ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो वहाँ से हमें एक और केमिकल मिलता है जिसको बोला जाता है डोपामीन। डोपामीन क्या होता है, डोपामीन होता है न्यूरोट्रांसमीटर। नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा था न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है। न्यूरोट्रांसमीटर देखिए टायरोसिन से ही हमें एक न्यूरोट्रांसमीटर मिलता है जिसको बोला जाता है डोपामीन। फिर नेक्स्ट डोपामीन की क्या होती है, नेक्स्ट डोपामीन की हाइड्रोक्सिलेशन होती है, तो वहाँ से हमें एक और हार्मोन मिलता है जिसको बोला जाता है नोर एड्रीनालिन। देखिए डोपामीन और अगर आप इसके डोपामीन में और इसके नोर एड्रेनालिन के स्ट्रक्चर में देखें तो स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। फिर नॉर एड्रीनालिन से हमें लास्ट में मिलता है एक और हार्मोन जिसे बोला जाता है एड्रीनालिन। अगर आप नॉर एड्रीनालिन और एड्रीनालिन के अंदर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस जो सिर्फ है किस चीज़ का, इस मिथाइल ग्रुप का। नॉर एड्रीनालिन में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट था, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बस यही डिफरेंस है। अब आपने देखा कि किस तरह से हमें यहाँ पर टायरोसिन की मॉडिफिकेशन से, हमने यही चीज़ पढ़ी थी यहाँ पर कि टायरोसिन, एक मिनट, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एड्रीनल मेडुला जो है वो सिक्रेट करता है किसको, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को। ये जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं इन्हीं एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन कहा जाता है। एपिनेफ्रिन को ही एड्रीनालिन भी कहा जाता है और जो नॉर एपिनेफ्रिन है उसी का दूसरा नाम जो है वो नॉर एड्रीनालिन है, नॉर एड्रीनालिन है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये ड्राइव होते हैं कहाँ से, टायरोसिन अमीनो एसिड से। टायरोसिन अमीनो एसिड की जब मॉडिफिकेशन की जाती है तो हमें कौन से हार्मोन्स मिलते हैं, वहाँ से हमें 2 हार्मोन मिलते हैं और वो होते हैं हमारे पास एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन। टायरोसिन से पहले हमें एक न्यूरोट्रांसमीटर मिलेगा डोपामीन, फिर उससे हमें मिलेगी नॉर एड्रीनालिन यानी कि नॉर एपिनेफ्रिन, और फिर वहाँ से हमें मिलेगी एड्रीनालिन यानी कि एपिनेफ्रिन। ये सारे का सारा प्रोसेस होता है।